एक सीकर ने पूछा है, एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट दूसरे के टैलेंट से इतना ज्यादा जलता क्यों है? कोवर्ट नार्सिसिस्ट से स्वयं को और अपने टैलेंट को कैसे बचाएं? देखिए, इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में उठ करके मैं पहले जो है अपने कुछ फ्रेंड्स थे तो उनके पास जाता था, सीनियर लोग थे वो। तो वहाँ पे वो लोग भी जो है मस्ती में एक गेम खेलते थे। तो ग्राउंड में जो है कुछ पत्ते वगैरह इकट्ठे करके रख दिए जाते थे, और उसके बाद सबको आंख बंद करके एक एक करके सबको उन पत्तों की तरफ चलना होता था, आंख बंद करके। तो जो पत्ते के ऊपर से निकल जाता था वो विनर होता था, और जो पत्ते से जितना ज्यादा डेविएट होता था उतना बड़ा वो लूजर होता था। तो मैं आंख बंद करके चलता था तो मैं कभी पत्ते के ऊपर पहुंच नहीं पाता था, हमेशा डेविएट हो जाता था। तो उस पर खूब मजाक बनाते थे लोग। एक व्यक्ति उसमें ग्रुप में ऐसा था जो हमेशा जीतता था। तो एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इसकी जीत को जरा एक्सपोज कर दूं। तो मैंने क्या काम किया कि मैं पत्ते की तरफ चला, जो ग्राउंड पे पत्ता रखा गया था, आंख बंद तो किया था, थोड़ा सा बस आंख खोल लिया। तो उसके बाद मैं सीधे पत्ते के ऊपर पहुंच गया। तो सब लोगों ने कहा, वाह, आप कैसे पत्ते के ऊपर पहुंच गए? तब मैंने उनको ये बताया कि मैंने थोड़ा सा आंख खोल लिया था। उसके बाद उन्होंने कहा, अच्छा, अब आप ईमानदारी से पत्ते की तरफ चलिए, लेकिन आंख पूरी तरह बंद रहेगी। आंख मैंने बंद किया तो फिर से मैं उसी तरीके से डेविएट हो गया है। तो यानी उस इस गेम में जीतने की ट्रिक मैंने एक्सपोज कर दी। उसके बाद वो व्यक्ति जो हमेशा जीतता था, ये ट्रिक एक्सपोज होने के बाद भी वो जीतता रहा, क्योंकि वो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता था कि वो लूज करे गेम को या कोई और जीत जाए। क्योंकि उसने उसमें उस गेम को जो है, छोटे से गेम को अपनी सेल्फ इमेज से जोड़ दिया था। जबकि वो भी थोड़ा देख लेता था, लेकिन उसकी ट्रिक एक्सपोज होने के बाद भी वो लगातार जीतता रहा, और वो ये मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वो देख लेता है, क्योंकि उसने उस गेम को अपनी सेल्फ इमेज से जोड़ दिया। तो जब हम किसी चीज को अपनी सेल्फ इमेज से जोड़ देते हैं तो हम उसको हम उसका अपोजिट सेल्फ इमेज को कोई डैमेज हो जाए, कोई और विनर हो जाए, या हम लूजर हो जाएं, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इससे हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर तो एक बहुत ही ग्रैंडियोसिटी की इमेज होती है, सेल्फ इमेज होती है, जैसे कि एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट के अंदर होती है ग्रैंडियोसिटी की इमेज। दोनों के अंदर वैसी ही ग्रैंडियोसिटी की इमेज होती है। ऐश्वर्यपूर्ण सेल्फ इमेज बना करके वो अपने आप को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से उसको यूज करते हैं। तो ये सेल्फ इमेज जब कोई दूसरा व्यक्ति जो उनसे ज्यादा टैलेंटेड उनकी निगाह में आता है, तो वो फिर इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। इनफैक्ट शर्मिंदगी महसूस होने लगती है उनको। उन्हें लगता है उनकी सेल्फ इमेज डैमेज हो जाएगी, और जब उनकी सेल्फ इमेज का बैलून पंक्चर हो जाएगा तो क्या होगा उस सिचुएशन को, तो वो बिल्कुल ही, वो उनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। वो शर्मिंदगी की हालात उनके लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। क्यों अनएक्सेप्टेबल है? देखिए, शर्मिंदगी जब डिग्री उसकी बहुत ज्यादा हो, आमतौर पर शर्मिंदगी होती है लोगों को, लेकिन हेल्दी शर्मिंदगी का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर शर्मिंदगी बहुत ज्यादा गहरी हो तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी भी हो सकती है। जैसे कि कोई आदमी जा रहा है सड़क पे, उसको आप छोटा सा एक ढेला मार दें तो उसको ज्यादा चोट नहीं लगेगी, क्योंकि स्पीड कम है उसकी। लेकिन अगर कोई इंडियन एयरफोर्स का फाइटर जेट जा रहा हो, उसके ऊपर आप ईंट मार दें तो उसको बहुत चोट लगेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। उसी तरीके से, चूंकि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट या ओवर्ट नार्सिसिस्ट दोनों की ही सेल्फ इमेज जो होती है, वो अपने बारे में बहुत हाई ओपिनियन रखते हैं, ग्रैंडियोसिटी की इमेज होती है। इसलिए अगर कोई भी उनसे टैलेंटेड आ जाएगा या उनसे किसी मामले में ज्यादा आ जाएगा जो कि उनके लिए मीनिंगफुल है, तो उसे वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उससे जो शर्मिंदगी पैदा होगी इंफीरियोरिटी को देखने के बाद, उसको वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने तो आपको बताऊं कि मैंने बहुत से लोगों को ऐसा देखा है। जैसे एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट था, एक वो एक कंपनी में बड़ी पोस्ट पर था। उसका लड़का जो है लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर पाया था। तो वो इस बात को इंश्योर करता था कि उसके लड़के की एज के जितने भी एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते थे, उनका भी करियर वैसे ही डिस्ट्रॉय हो जाए जैसे कि उसका लड़का बर्बाद था। क्योंकि वो ये शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि दूसरे लड़के जो है उसके लड़के से ज़्यादा ब्राइट हों। इसको शर्मिंदगी की तरीके से लेता था, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता था। मैं उसको इस बात को बहुत क्लियरली ऑब्जर्व करता था। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लंबे समय तक दोस्त बने रहते हैं, कोवर्ट नार्सिसिस्ट ही होते हैं, और आस्तीन में सांप की तरह रहते हैं। ऊपर से मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, लेकिन अंदर से जलते रहते हैं।
दूसरे के टैलेंट से, दोस्त के टैलेंट से जलते रहते हैं, उससे मुकाबला करते रहते हैं, कंपटीशन करते रहते हैं कि कब उसका वीक मोमेंट आए और कब वो उसके टैलेंट को और उसको डिस्ट्रॉय कर दें, उसकी लाइफ सिचुएशन को डैमेज कर दें। तो ये बहुत ही आम बात है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक कोवर्ट नार्सिसिस्ट जो है वो इतना दूसरे के टैलेंट को लेकर के, उसका दूसरे के टैलेंट और स्किल्स इत्यादि को लेके इतना उस एक्सेप्ट नहीं कर पाता? तो देखिए, इसमें ये चीज होती है, इसको सिंपल प्रोसेस है, इसको समझना चाहिए। जब किसी नार्सिसिस्ट को कोई व्यक्ति मिलता है जो उससे ज़्यादा टैलेंटेड है, तो वो एकदम बुरी तरीके से घबरा जाता है, और घबराने के बाद क्या है, उस व्यक्ति की एक इमेज अपने दिमाग में बना लेता है, और डर के मारे, घबराहट के मारे बार बार उसकी इमेज के बारे में सोचता रहता है, उसके उस टैलेंट के बारे में सोचता रहता है, और धीरे धीरे उसका जो, उसने जो अपने दिमाग में मेंटल इमेज बनाई हुई है, मेंटल कंस्ट्रक्ट बनाई हुई है, उस कंस्ट्रक्ट की जो, वो कंस्ट्रक्ट का साइज ओवर साइज होती चली जाती है, जायंट शेप ले लेती है, यानी उसके दिमाग में वो आइडियलाइज करता जाता है, वो दूसरे व्यक्ति की इमेज बड़ी होती चली जाती है, गॉड लाइक हो जाती है कि अरे ये तो बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा आदमी है, इतना टैलेंटेड है, इतना टैलेंटेड है, उसको और ज्यादा आइडियलाइज करता जाता है, बड़ा करता चला जाता है। और इस तरीके से जब वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल लेवल से भी ज्यादा वो उस व्यक्ति को इमेजिन कर करके, उसके बारे में घबराहट से भरी इमेजिनेशन से इमेजिन कर करके उसकी इमेज को बड़ा करता जाता है, तो फिर हम जानते हैं कि एग्जिस्टेंस हमेशा अपोजिट्स के साथ होता है। तो जब आप किसी की इमेज को लगातार अपने दिमाग में बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपको उसकी इमेज को फिर नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि एक्ट ऑफ बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा। तो आप फिर उसका डिवैल्यूएशन नार्सिसिस्ट शुरू करता है। डिवैल्यूएशन, तो इमेज तो अपने दिमाग में बढ़ाता है, लेकिन डिवैल्यूएशन किस फॉर्म में करता है? स्मीयर कैंपेन चलाएगा, दुष्प्रचार करने लग जाएगा कि अरे ये तो कुछ नहीं है, इसका टैलेंट तो कुछ नहीं है, इसके कोई अचीवमेंट्स नहीं है, ये तो ऐसे ही है, इसके जो जानने वाले हैं सब इसके चाटुकार हैं, इसकी टैलेंट की कोई वैल्यू नहीं है। इस तरीके से उसके खिलाफ दुष्प्रचार करेगा, और जिस व्यक्ति के टैलेंट से जल रहा है उसको तो कुछ पता ही नहीं है, और दुष्प्रचार रियल इमेज को मैग्नीफाई कर रहा है अपने माइंड के अंदर, और दुष्प्रचार कर रहा है बाहर। तो इस तरीके से पहले आइडियलाइज करता है और उसके बाद डिवैल्यूएशन उसका शुरू कर देता है। और डिवैल्यूएशन से जानते हैं, ये देखिए, जब आप किसी के टैलेंट को लेकर के इस तरीके से आप डिवैल्यूएशन करते हैं अपने फ्रस्ट्रेशन के चलते, तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन में बदल जाता है, उग्रता में बदल जाता है, और आप कोशिश करते हैं कि इसके टैलेंट को मैं अगर डिस्ट्रॉय कर दूं तो ही मैं चैन से रह पाता हूं, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं उसके टैलेंट को डिस्ट्रॉय बिना किए कैसे सरवाइव कर सकता हूं अगर मैं कोवर्ट नार्सिसिस्ट हूं। तो उसके टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, और जब उसके टैलेंट को डिस्ट्रॉय कर देता है, जब उसको ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में क्रिएट कर देता है जिससे कि उसका टैलेंट ऑपरेट ना कर सके, तब फिर यही नार्सिसिस्ट अपने आप को गॉड, मतलब ऑमनीपोटेंट समझने लग जाता है। क्यों ऑमनीपोटेंट समझने लग जाता है, भगवान जैसा क्यों समझने लग जाता है? क्योंकि आपने उसके टैलेंट को जब डिस्ट्रॉय कर दिया तो उससे बड़े तो आप हो ही गए। अंग्रेज लोगों ने यही तो किया। यहाँ आने के बाद या जहाँ भी जाते हैं, वो जिस कल्चर में भी जाते हैं जिसको उन्होंने कॉलोनाइज किया, उस कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय करने का सिंपलिस्टिक मीनिंग ये है कि जिस चीज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उससे तो हम बड़े हैं ही हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशन है ये, लेकिन इस ओवर सिंप्लीफाइड थिंकिंग का एक नार्सिसिस्ट शिकार रहता है, तो डिस्ट्रॉय करके अपने आप को उससे भी बड़ा समझने लग जाता है। तो इस तरीके से ये उसकी साइकोलॉजी है टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने की। अगर वो टैलेंट को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा तो उसके अंदर इन्फीरियरिटी महसूस होने लग जाएगी, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में अगर वो आ जाएगा तो उसकी जो सेल्फ इमेज है वो धीरे धीरे उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से घुलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रैंडियोसिटी में, ऐश्वर्य में क्रैक तो पहले से ही है, क्योंकि अचीवमेंट तो कुछ है ही नहीं, है नहीं, सिर्फ ग्रैंडियोसिटी की सेल्फ इमेज बनाई हुई है, तो क्रैक तो उसके अंदर पहले से ही है। अब ये एक नया शख्स और आ गया टैलेंटेड, तो उसने तो स्प्लिट को और क्रैक को और ज्यादा बढ़ा दिया, अचीवमेंट और ग्रैंडियोसिटी के बीच के सेपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया, अचीवमेंट और सेल्फ इमेज के बीच के सेपरेशन को और ज्यादा बढ़ा दिया। तो फिर ऐसी सिचुएशन में तो रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, सुसाइडल सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो नार्सिसिस्ट किसी भी कीमत पर इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इसलिए दूसरे के टैलेंट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो इतनी बात हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब अगर नार्सिसिस्ट छोटा सा बस एक काम, इतनी सी बात समझ जाता कि अपने दिमाग में उसने जो एक मेंटल इमेज बना रखी है दूसरे व्यक्ति की, जिसको कि वो टैलेंटेड कहता है, वो सिर्फ एक मेंटल इमेज से डर रहा है,
बाकी और उसमें कुछ भी डरावना नहीं है। अगर इतनी बात समझ जाए कि वो जिस व्यक्ति के खिलाफ इतना डर रहा है वो सिर्फ उसकी मेंटल इमेज मात्र है, बस अपनी मेंटल इमेज को उसने बड़ा कर लिया है, वही उसको डरा रही है। दूसरा व्यक्ति उतना ज्यादा डरावना नहीं है जिसे वो टैलेंटेड समझ रहा है, क्योंकि भगवान के अंदर भी एक एक्ट ऑफ बैलेंसिंग है। देखिए कोई आदमी किसी चीज में टैलेंटेड होता है, कोई किसी दूसरी चीज में टैलेंटेड होता है। तो हम भगवान सबको, एक क्लास के अंदर एक बच्चा होता है जो पढ़ने में बहुत तेज होता है, दूसरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है लेकिन खेल कूद में बहुत आगे होता है। इनफैक्ट खेल कूद में जो बच्चे वो आगे होते हैं वो तो पढ़ने वाले को का मजाक भी उड़ाते हैं। तो कहने का मतलब है हेल्दी लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कोई पढ़ने में कमजोर बच्चा पढ़ने में तेज बच्चे से जलता थोड़ी है। वो तो ये सोचता है कि ये अगर पढ़ने में तेज है तो मैं खेल कूद में तो तेज हूँ, तो इस तरीके से बैलेंस कर लेता है। लेकिन नार्सिसिस्ट के पास ये हेल्दी आउटलुक नहीं होता। वो अपने दिमाग की मेंटल कंस्ट्रक्ट को ये देख ही नहीं पाता कि वो अपने मेंटल कंस्ट्रक्ट को लगातार बड़ा करता जा रहा है, उस व्यक्ति को, उसकी इमेज को लगातार बड़ा करता जा रहा है, उसकी गॉड लाइक बनाता जा रहा है। और जब वो इमेज उसको सरवाइव खुद ही शर्मिंदगी उसके अंदर इतनी पैदा करने लग जाती है, तो उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि उस व्यक्ति को जिसको कि वो टैलेंटेड समझ रहा है उसको डिस्ट्रॉय करे, उसके टैलेंट को डिस्ट्रॉय करे, ताकि वो अपनी शर्मिंदगी को किसी तरीके से रोक सके। इतनी सी बात बस उसे लेकिन याद रखनी थी कि ये तो एक सिर्फ मात्र मेंटल कंस्ट्रक्ट है, और मेंटल कंस्ट्रक्ट से क्या डरना। लाइफ में एक्चुअली कोई किसी चीज में टैलेंटेड होता है, कोई किसी चीज में टैलेंटेड होता है। तो मेरे अंदर कुछ कमी है लेकिन मेरे अंदर कुछ दूसरी अच्छाइयां भी हैं। तो इस तरीके से एक्ट ऑफ बैलेंसिंग से अपने आप को समझा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं समझा पाने की क्षमता के कारण, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होने के कारण, वो इस तरीके से दूसरे के टैलेंट को डिस्ट्रॉय करके पहले जलता है, उसका डिस्ट्रॉय करके बदला लेता है। अब हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में? इस सिचुएशन में आपको मैं 4 चीजें रेकमेंड कर रहा हूं। नंबर 1, टैलेंट से जो है, टैलेंट को बैकग्राउंड में रखने की आर्ट को समझना चाहिए। मैंने हमेशा टैलेंट को बैकग्राउंड में रखा। टैलेंट को बैकग्राउंड में रखने कौन व्यक्ति रख सकता है और इसका मतलब क्या होता है, इसको समझ लेंगे। टैलेंट को बैकग्राउंड में रखने का मतलब ये है कि टैलेंट से दूसरे को कोई नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिए। तो जब आप दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका बेवजह प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो फिर क्या होता है कि उस टैलेंट का से लोगों की जेलसी, उस टैलेंट से लोगों का एग्रेशन और डिस्ट्रक्शन और इस तरीके की भावनाओं को आप इग्नाइट नहीं करते हैं। देखिए महाभारत में भी जो है श्री कृष्ण भगवान ने से जब कर्ण ने कहा कि मैंने जो है धनुर्विद्या सीखने में बहुत प्रयास किया था, बहुत संघर्ष किया है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तब श्री कृष्ण भगवान ने कर्ण से ये बात बोली थी कि कोई भी विद्या सीखने में तो कभी कोई संघर्ष करना ही नहीं पड़ता। कोई विद्या सीखने में तो कभी कोई परेशानी होती ही नहीं, क्योंकि कुछ भी नया सीखना, ज्ञान सीखना, ये तो आनंद का विषय है। लेकिन तुमको हार्डशिप इसलिए फेस करना पड़ा क्योंकि तुमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्या, धनुर्विद्या सीखने के लिए धनुर्विद्या नहीं सीखी। धनुर्विद्या सीखने के एंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए तुमने विद्या नहीं सीखी। तुमने इसलिए सीखी ताकि तुम अर्जुन को नीचा दिखा सको, इसीलिए तुम्हें इतना स्ट्रगल करनी पड़ी। जबकि अर्जुन ने धनुर्विद्या इसलिए सीखी क्योंकि वो धनुर्विद्या को एंजॉय करता था, इसलिए उसने मस्ती में उसने सीख लिया, उसको कोई हार्डशिप फेस नहीं करना पड़ा। तो कहने का मतलब टैलेंट जो है उसको जब आप एग्जीक्यूट करते हैं, टैलेंट से रिलेटेड काम करते हैं, तो वो खुद ही एंजॉयबल है, एंजॉयबल एक्सपीरियंस है। उससे किसी को नीचा दिखा करके एडिशनल एंजॉयमेंट लेने की क्या जरूरत है? तो जब आप किसी दूसरे को नीचा दिखा करके कोई एडिशनल एंजॉयमेंट नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब आप अपने टैलेंट को बैकग्राउंड में रखने की आर्ट जानते हैं, और तब आपसे कोई जेलस नहीं फील करता है, और ज़्यादा आपके टैलेंट को के बारे में बातचीत नहीं होती, उसको लेके कोई दुष्प्रचार नहीं करता है। ये तो पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 ये है कि हो सकता है कि नार्सिसिस्ट फिर भी आपके टैलेंट से जले, फिर भी पता लगा ले कि आपका टैलेंट क्या है। तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो आपको एक और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। और वो स्ट्रैटेजिक होने का मतलब क्या है कि आप अपने टैलेंट से रिलेटेड, उसकी एक्टिविटीज से रिलेटेड जो भी प्लान्स हैं, उन प्लान्स को के बारे में ज़्यादा बात ना करिए, उन प्लान्स को डिस्क्लोज मत कीजिए। क्योंकि नार्सिसिस्ट तब ये समझ जाएगा कि आप अगर उसको डिस्क्लोज करेंगे तो वो जान जाएगा कि आपकी वीकनेसेस कहाँ कहाँ हैं, और तब आपके टैलेंट और उसको डिस्ट्रॉय करके आपसे को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा उसके बारे में बात नहीं करते हैं तो उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या इनके लिए इम्पॉर्टेंट है और क्या इनके लिए अनइम्पॉर्टेंट है।
बजाय इसके, देखिए डेविल को तो उसका ड्यू देना ही पड़ता है, तो बजाय उसके जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात ना कीजिए, उसके बारे में बात कीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी और अन्य चीज़ों के बारे में जो वास्तविक रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में बात कीजिए। तो नार्सिसिस्ट उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा, उन चीज़ों को अटैक करने की कोशिश करेगा, तो आपकी मेन जो टैलेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो बच जाएंगी और आप अपने टैलेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को चला पाएंगे। ये तो दूसरी बात होगी। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसे मैं कह सकता हूं कि एक ट्रायंगुलर इसे मैं कह सकता हूं ट्रायंगल ऑफ सेपरेशन मेथड को फॉलो करना है। तो सेपरेशन किस 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 चीज का करना है? ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, उसी तरीके से हमें भी सेपरेशन करना है। किस किस चीज का सेपरेशन करना है? जब हमें कोई ये कहे कि आपके टैलेंट से रिलेटेड हमारे ऊपर कमेंट करे, हमको नीचा दिखाए, तो क्या होता है? हमारे जो है हम नेगेटिव इमोशंस हम हैंडल नहीं कर पाते, इसी से तो हमारा टैलेंट धीरे धीरे स्पॉइल होना शुरू हो जाता है। तो अभी हमें क्या काम करना है? अगर कोई ऐसा कर रहा है तो हमें तीन चीज़ों को सेपरेट करना है। पहली चीज़, हमें अपने थॉट्स को अपनी फीलिंग से सेपरेट करना है, और दूसरी चीज़, अपने थॉट्स और फीलिंग से अपने सेल्फ को सेपरेट करना है। बॉडी को तो हम पहले ही अपने आप से सेपरेट देख पाते हैं, थॉट्स और फीलिंग्स क्योंकि ज़्यादा सटल होते हैं, इसलिए हम थॉट और फीलिंग से अपने आप को जोड़ लेते हैं। तो थॉट और फीलिंग से अपने आप को अलग करना है, और फीलिंग्स और थॉट्स को भी आपस में अलग अलग करना है। तो इससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। एक उसके वर्टेक्स पर मैं हूं, दूसरे पर थॉट है, तीसरे पर फीलिंग है। तो तीनों को जब मैं अलग अलग करके देखूंगा, तो थॉट और फीलिंग को जब आप अलग अलग करके देखेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि अगर थॉट नेगेटिव है तो उसको आप चेंज कर सकेंगे, क्योंकि अगर थॉट को फीलिंग का सपोर्ट ना मिले तो उसको चेंज किया जा सकता है। अगर फीलिंग का सपोर्ट मिल जाए तो वो बहुत मजबूत हो जाता है, तब उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। इधर जो फीलिंग है उसको जब थॉट का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो सेल्फ को जो है फीलिंग से सेपरेट करना आसान होता है। तो इस तरीके से थॉट और फीलिंग दोनों से आप सेपरेट कर लीजिए अपने सेल्फ को, और फीलिंग्स को आप सेपरेट कर लीजिए थॉट से। थॉट को आप चेंज कर दीजिए, जब थॉट चेंज हो जाता है तो इसका असर फीलिंग के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरीके से इन तीनों को सेपरेट करने से आपके टैलेंट को, और आपको अगर कोई इसके ऊपर नेगेटिव कमेंट करता है, उसको के ऊपर दुष्प्रचार करता है, तो भी आप इसका टैलेंट स्पॉइल नहीं होगा, और आप एक डबल फोर्स से जो है उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। तीसरी चीज, जो चौथी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है जाप करना। वो जब हम जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि हम, क्योंकि माइंड हमारा एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो जब हम जाप करते हैं तो हमारा जाप करने की वजह से क्या होता है कि हमारे नेगेटिव थॉट्स रुक जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस रुक जाते हैं, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो हम उसी क्राइसिस की सिचुएशन में हम अच्छा महसूस करते हैं। इसे कहते हैं मेंटल स्ट्रेंथ। याद रखिए, जो जितना ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होगा उसके ऊपर अटैक करना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, उसके टैलेंट के ऊपर अटैक करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और मेंटली स्ट्रांग लोगों के ऊपर ज़्यादा कोई कुछ इस तरीके का कमेंट करता भी नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, मेरे कुछ भी कहने के बावजूद भी ये अपने